इस दुनिया में हर एक चीज किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है जिसे हम मैटर कहते हैं। फिर चाहे वो कोई गैलेक्सी हो, दूसरे ग्रह हो, पेड़ या पौधे हों या फिर मामूली से पत्थर, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज जैसे कि एटम्स और लिविंग थिंग्स जैसे कि इंसान सभी मैटर की श्रेणी में आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपने आसपास और पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सब मिलाकर ब्रह्मांड की केवल 5% चीजों में आती हैं। 95% चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया में हैं तो सही, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यमयी और अदृश्य चीजों की बात करेंगे जिनको वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। वैज्ञानिकों की माने तो इन 95% चीजों में करीब 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है, और ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से अदृश्य हैं। एक बार ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि इस दुनिया की 95% चीजों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारी इस दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक चीजें मौजूद हैं वो सभी डायरेक्टली मैथमेटिक्स पर आधारित हैं। और तो और आम जिंदगी में भी गणित ने ही इंसानों की लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाया है। डरिए मत, ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं है, मैं तो केवल आपको गणित की इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। एक बार के लिए सोचकर देखिए कि क्या बिना गणित लगाए आप किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हो, या फिर क्या बिना मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए आप सैटेलाइट के ऑर्बिट का अंदाजा लगा सकते हो। आज वैज्ञानिक एडवांस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ही अलग अलग एस्ट्रॉइड्स की दिशा के बारे में जान पा रहे हैं। गणित का इस्तेमाल करके ही आज हम इस ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। लेकिन हमारे इस मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रह्मांड के अंदर हमारा गणित काम ही नहीं करता, या यूं कहिए कि जितना मैथमेटिक्स हम जानते हैं उससे हम इस ब्रह्मांड को समझ नहीं पा रहे हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो गणित जानते हैं वो भी तो गलत हो सकता है, लेकिन ये भी सच नहीं है। मैंने अभी आपको बहुत से एग्जाम्पल देकर समझाया कि हम जिन थ्योरीज का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें प्राप्त कर रहे हैं वो बिल्कुल सही थ्योरीज हैं। चाहे फिर वो न्यूटन के नियम हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सभी फॉर्मूलाज अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। तो अब इसका केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा गणित कहीं न कहीं अधूरा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि जब हम अपने गणित को ब्रह्मांड के स्तर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तब ये फेल हो जाता है। इसकी वजह केवल यही है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसी अदृश्य चीजों से बना है जिनकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्स में बड़े स्तर पर कुछ तो है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि हमारे घर पर चोरी हो रही है, ये हमें पता है, लेकिन कौन इस चोरी को अंजाम दे रहा है ये हम नहीं देख पा रहे। अब जिस तरह से चोरी होने के बाद हम थ्योरीज देते हैं कि किसने ये चोरी की होगी, उसी तरह वैज्ञानिक भी थ्योरीज देते हैं कि ब्रह्मांड में इन सभी चीजों का जिम्मेदार डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। सबसे पहली बार वैज्ञानिकों को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से हो रहे इस घोटाले के बारे में गैलेक्सी के स्पिन से पता चला था। आपने बहुत से फुटेज में गैलेक्सी को एक घूमती हुई संरचना के रूप में देखा होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे लगातार घूम रही है और हम भी इसके साथ घूम रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी के घूमने की गति को गणित की मदद से सफलतापूर्वक माप लिया, जो कि कहीं न कहीं सही भी थी। अब ऐसे ही कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करके हमने गैलेक्सी के मास का भी पता लगाने की कोशिश की। इसकी भी हमें एक वैल्यू मिली जो कि शायद सही थी, लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या उजागर हुई। हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो सभी बहुत तेजी से घूम रही हैं, और उनकी घूमने की इस स्पीड की वजह से गैलेक्सीज के अंदर मौजूद सभी तारे या ग्रहों को तुरंत बाहर की तरफ फेंका जाना चाहिए था। हमने इस स्पीड और मास की जानकारी को बहुत से सुपर कंप्यूटर्स में डाला और इसके आधार पर हमने गैलेक्सीज के बहुत से मॉडल्स बनाए, और सभी मॉडल्स यही कह रहे थे कि अगर सच में गैलेक्सी का इतना ही मास है तो गैलेक्सी के घूमने की गति की वजह से ये मास कब का तबाह हो चुका होता। गैलेक्सी के अंदर मौजूद सभी चीजें कब की गैलेक्सी के बाहर निकल गई होती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सभी गैलेक्सीज के अंदर अदृश्य मास की वजह से एक ग्रेविटी पैदा हो रही है जो कि संपूर्ण गैलेक्सी को बांधे हुए है, और हमारा गणित इस अदृश्य मास को समझ नहीं पा रहा है, या ऐसा कहिए कि ये जानकारी अभी भी अधूरी है। लेकिन गणित अधूरा कैसे हो सकता है?
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल हो सकता है। सर आइजैक न्यूटन जब प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास कर रहे थे तब उन्होंने डिस्कवर किया कि असलियत में इसके अंदर 7 तरह की लाइट छुपी हुई हैं। उन्हें लगा कि यही सबसे बड़ी डिस्कवरी है और इसके आगे कुछ और पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने इन अलग अलग लाइट्स के तापमान को मापने के बारे में सोचा। जब उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए तो इंफ्रारेड लाइट की डिस्कवरी हो गई और हमें पता चला कि इन अलग अलग लाइट्स के भी अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। कुछ इसी तरह से भले ही हमें इस अदृश्य चीज के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ ना मिला हो, लेकिन हमें पता चल गया है कि कुछ तो इस ब्रह्मांड में जरूर है। इस चीज को वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर नाम दिया। अब समस्या ये है कि हम साबित कैसे करें कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। आखिर कुछ तो विजिबल प्रूफ हमें पूरी इंसानियत को दिखाने ही होंगे। डार्क मैटर किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा जा सका है और एक बड़ी समस्या ये भी है कि भले ही हमारा ब्रह्मांड 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, लेकिन तब भी इसकी मात्रा बेहद ही डाइल्यूटेड है, यानी कि बहुत ही पतली मात्रा है। डार्क मैटर इतना पतला है कि हम इसे ऑर्डिनरी मैटर की तरह माप ही नहीं पा रहे। हर जगह डार्क मैटर मौजूद है, यहाँ तक कि आपके आसपास भी ये घूम रहा है, लेकिन ये इतना पतला है कि इसे फील कर पाना या फिर आज के उपकरणों से इसको डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। लेकिन एक चीज है जो डार्क मैटर से सीधे तौर पर बात करती है और किस्मत से इस चीज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। हर बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हमारी इस आकाश गंगा को ग्रेविटी ही संभाले हुए है। डार्क मैटर भी ऑर्डिनरी मैटर की ही तरह ग्रेविटी पैदा करता है, जो कि गैलेक्सी को बांध कर रखने में उसकी मदद करता है। डार्क मैटर के होने की उपस्थिति को हम ग्रेविटी की मदद से ही तो मापते हैं। हमने इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी के बारे में तो पता लगा लिया है, लेकिन इस ग्रेविटी के मुख्य सोर्स का हमें अभी तक कोई पता नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने आकाश को देखने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं। आज के समय में हम आकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। हम इसे रेडियो वेव्स, एक्सरे जैसी चीजों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतने सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की मदद से हम ब्रह्मांड को और अच्छे से देख सकते हैं। वेलोसिटी कर्व की थ्योरी की मदद से हम यूनिवर्स को ग्रेविटी के नजरिए से भी देख सकते हैं। जब इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके हमने क्लस्टर कोलिजन्स को देखा तो हमें बहुत ही अद्भुत चीजें पता चली। क्लस्टर कोलिजन्स में ज्यादातर 2 आकाश गंगाएं एक दूसरे से टकराती हैं। वैज्ञानिकों को लगा कि इतनी बड़ी घटना की वजह से डार्क मैटर के ऊपर जरूर कोई न कोई असर तो होगा ही। आखिर हर एक गैलेक्सी में 95% से ज्यादा चीज तो डार्क मैटर ही है, तो लॉजिकली हमें एक्सरेज, रेडियो वेव्स या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण में कुछ तो दिखना ही चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना से गुजरने के बाद भी डार्क मैटर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन इतनी सारी नाकामियों के बाद भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हम डार्क मैटर को डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी को ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सी खाली जगह हैं जहां पर जब रोशनी आती है तो लाइट बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस जगह पर कुछ तो है जो डायरेक्टली ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि लाइट को बेंड करने की शक्ति केवल ग्रेविटी के पास ही है। वैज्ञानिकों के पास थोड़े आइडियाज जरूर हैं कि डार्क मैटर आखिर क्या हो सकता है। एक सबसे जानी मानी थ्योरी ये है कि डार्क मैटर के अंदर अजीब से विदिशा पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो कि नॉर्मल पदार्थ या रोशनी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आसपास लगाते हैं। बहुत से साइंटिफिक ग्रुप्स जैसे कि सर्न का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रेजेंट में ऐसी ही टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने में लगा हुआ है, जिससे डार्क मैटर को लेबोरेटरी में ही बनाया जा सके। बहुत से दूसरे वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर हमें डार्क मैटर और उसके प्रभाव को समझना है तो हमें ग्रेविटी के सभी सिद्धांतों को बदलना होगा। इस आइडिया के मुताबिक ग्रेविटी के अलग अलग रूप होते हैं और आकाशगंगा में जो ग्रेविटी है वो हमारी इस ग्रेविटी से बहुत ज्यादा अलग है। इस वक्त में हमें इस बात का ज्यादा आइडिया है कि डार्क मैटर क्या नहीं हो सकता। हमें पता है कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर के ही बादल की तरह नहीं है जिसमें स्टार्स नहीं होते, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो इसके अंदर से कुछ तो ऐसे पार्टिकल्स जरूर निकलते जिनको हमारे उपकरण पकड़ लेते। डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं है, क्योंकि जब एंटी मैटर नॉर्मल तरह के पदार्थों से रिएक्ट करता है तब अलग अलग तरह के गामा रेज को जन्म देता है।
डार्क मैटर ब्लैक होल से भी नहीं बनता। हालांकि इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। सब कह सकते हैं कि शायद डार्क मैटर से मिलकर ही ब्लैक होल्स पैदा होते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 100% पता है कि ब्लैक होल्स डार्क मैटर से नहीं बने होते, बल्कि उनका जन्म सुपरनोवा की वजह से होता है। ब्लैक होल्स और डार्क मैटर में एक फर्क ये भी है कि ब्लैक होल बहुत ही भारी मात्रा में एक जगह को पकड़ कर रखता है। इसके साथ ही वो आपके आसपास की चीजों पर अपनी ग्रेविटी का प्रभाव भी डालता है। वहीं डार्क मैटर हर जगह पर फैला हुआ है। अब क्या हमने ऐसा कोई उपकरण बनाया है जो डार्क मैटर के होने को प्रूव कर सके? तो इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों ने एक मशीन इन्वेंट की है जिसका नाम है एक्सियन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि ये आज तक की सबसे सेंसिटिव डिवाइस है जो कि छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ सकती है। इस मशीन को बनाने में 30 सालों का समय लगा है, लेकिन अभी देखना ये बाकी है कि क्या इसकी मदद से हम डार्क मैटर को खोज पाते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि डार्क मैटर एक बेहद ही रहस्यमयी चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि डार्क एनर्जी उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। डार्क एनर्जी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर आप एक बॉल को ऊपर की तरफ उछालोगे? सीधी सी बात है कि वो ग्रेविटी की वजह से तुरंत नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जिस बॉल को उछाला है, आपने उस पर बहुत ही कम फोर्स लगाया था, लेकिन फिर भी वो बॉल लगातार अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चले जा रही है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया के साथ हो रहा है। साल 1998 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप को पता चला कि हमारा यूनिवर्स लगातार हाई स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी सबसे सर्वोत्तम थ्योरी ये है कि यूनिवर्स में एक अदृश्य चीज है जो हम सभी के आसपास है और जो ब्रह्मांड की 70% जगह को घेरे हुए है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ डार्क एनर्जी की। करीब 20 साल पहले वैज्ञानिक एक सुपरनोवा धमाके को ऑब्जर्व कर रहे थे। कोई सुपरनोवा तब होता है जब एक तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है। ये ऑब्जर्व करते वक्त वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारा ब्रह्मांड लगातार केवल बाहर की तरफ बड़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि ये असल में बाहर की तरफ एक एक्सेलरेशन से बड़ा हो रहा है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। बस फर्क इतना है कि इस गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही इसका मास भी बढ़ता जा रहा है। एक और बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन जो वैज्ञानिकों को पता चली कि जो ऑब्जेक्ट हमारी धरती से जितना ज्यादा दूर होता चला जा रहा है, तो उसका रंग हमें लाल कलर की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है। मतलब जो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है वो हमें लाल रंग की दिखाई देगी। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे करीब होते हैं उनमें ऐसा नहीं देखा जा सकता। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि दूर के ऑब्जेक्ट्स लगातार लाल रंग के होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस मेथड को रेड शिफ्ट नाम दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी से दूर जा रहे हैं, बल्कि खुद हमारी दुनिया बाहर की तरफ मूव कर रही है। हमारा ब्रह्मांड लगातार बाहर की तरफ फैलता ही जा रहा है। बहुत सालों से माना जा रहा था कि इसकी वजह बिग बैंग का एक्सप्लोजन है और शायद अब तक बिग बैंग का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। लेकिन खुद बिग बैंग भी इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा नहीं कर सकता कि वो अब तक यूनिवर्स को लगातार एक्सेलरेट कराता रहे। और बिग बैंग तो कब का खत्म हो गया, तो गैलेक्सीज की रफ्तार कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है। इसीलिए फिर कहा जाने लगा कि शायद हमारे स्पेस का प्रभाव ही यही है कि वो लगातार बाहर की तरफ निकलने लगता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि दो चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन इनके पीछे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड का क्या? इसीलिए एक नए और रहस्यमय फोर्स का नाम सामने आया जिसका नाम था डार्क एनर्जी। अब एक बार के लिए सोचकर देखिए कि एक ऐसा फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड को लगातार बड़ा कर रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। और सबसे मेन बात तो ये है कि डार्क एनर्जी दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। एक सुपरनोवा धमाके से निकली एनर्जी डार्क एनर्जी के सामने एक छोटे से पटाखे के फटने जैसी है। किसी सुपरनोवा धमाके से निकली हुई ऊर्जा को हम किसी भी तरह से इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी तरह हम डार्क एनर्जी के गुणों को समझ जाएं, तो ऊर्जा के अनलिमिटेड सोर्सेज को बना पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। आखिर हम डार्क एनर्जी को पाने के कितना करीब हैं? डार्क एनर्जी में डार्क का मतलब ब्लैक नहीं है, बल्कि डार्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके गुणों को लेकर हम पूरी तरह से अंधेरे में हैं। इस अजीब सी डार्क एनर्जी की प्रॉपर्टीज अल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से थोड़ी बहुत मैच करती हैं।
लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खुद की ही इस थ्योरी को नकार दिया था। इस थ्योरी को फज फैक्टर भी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दौर में नहीं जानते थे कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है। वो स्टैटिक यूनिवर्स में यकीन करते थे, जो कि 20वीं सदी में काफी फेमस भी था। अपनी थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एंटी ग्रेविटी फोर्स को जन्म दिया। ये एंटी ग्रेविटी फोर्स यूनिवर्स को बड़ा होने से रोकता है, लेकिन तब फिर बाद में बहुत से प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि असल में हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड करता ही जा रहा है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस आइडिया को फ्लॉप बताया, लेकिन कहीं न कहीं पर ये एंटी ग्रेविटी फोर्स डार्क एनर्जी से मैच करता है। ग्रेविटी और डार्क एनर्जी ये दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे से उल्टे काम करते हैं। डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई में एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की एंटी ग्रेविटी फोर्स जैसी हो, लेकिन इसका नेचर किसी को नहीं पता है। वैज्ञानिकों ने एक और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन को इमेजिन किया है, जिसमें डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड को लगातार बाहर की तरफ एक्सपेंड करती जा रही है। इसी वजह से कहीं भविष्य में जाकर डार्क एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट ही ना कर दे। आप इसे एक रबर बैंड के खींचे जाने से इमेजिन कर सकते हो। भविष्य में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब लगातार खींचने से ये रबर बैंड टूट जाएगा। बहुत सारे स्पेस मिशंस डार्क एनर्जी के नेचर को समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या हमें डार्क एनर्जी के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।